Hey y'all, this is Palak Narak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम चालू करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ, एक्चुअली कंटिन्यूड टॉपिक के साथ, जो कि है मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, तो मेमोरी ग्लैंड्स जो कि होती है एक्सेसरी ग्लैंड्स या फिर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ऑर्गन। जो कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, या तो चेस्ट एरिया बोल सकते हो तो ब्रेस्ट पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, चेस्ट, हाँ ठीक है, चेस्ट एरिया बोल सकते हो। मेमोरी ग्लैंड्स आर, सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन, उससे भी पहले मेमोरी ग्लैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमल्स। तो ये सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स और सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। कुछ नहीं, बस एक्स्ट्रा एक नाम दिया, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स और सुडोरीफेरस ग्लैंड्स किस तरीके का सिक्रीशन करती है, ये तो सबको पता है, मिल्क सिक्रेट करती है। ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन करती है ना लैक्टेशन के टाइम पे। लैक्टेशन क्या होता है कि पार्चुरेशन के बाद यानी डिलीवरी के बाद, जब बेबी को इनिशियली हम लोग कोई भी रैंडमली कोई भी खाना पीना नहीं दे सकते, वो सिर्फ किस पे फीड करेगा, मम्मी के ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर ही फीड करेगा। वो कहाँ से आया, वो लैक्टेशन के थ्रू आया, जो कि मेमोरी ग्लैंड से आ रहा है, ठीक है। वो मिल्क किस तरीके से सिक्रीट करेगा, वो होगा एपोक्राइन सिक्रीशन। अब आप 3 टाइप के सिक्रीशंस पढ़ते हो। कितने टाइप के पढ़ते हो? 3 टाइप के। ये है मीरोक्राइन, ये है एपोक्राइन और ये है होलोक्राइन। जो होलोक्राइन है वो क्या करता है, अपनी जो सेल है ना, जो एक्चुअली में ये पहले सेल थी, वो सेल अपने आप को पूरा का पूरा एज अ सिक्रीशन बहा देता है, तो होलो हो जाता है, पूरा एकदम खोखला हो जाता है और एज अ सिक्रीशन वो अपने आप को एकदम बलिदान दे देता है। तो दैट इज़ होलोक्राइन टाइप ऑफ सिक्रीशन या होलोटाइन टाइप ऑफ ग्लैंड। एपोक्राइन मतलब कि जो सेल है उसका कुछ पार्ट वो सिक्रीशन के फॉर्म में दे देता है और कुछ पार्ट वो सेल के फॉर्म में इंटैक्ट रहता है, वो होता है एपोक्राइन। एपो यानी अपाइकल पार्ट जो है वो उसने दे दिया। मीरोक्राइन मतलब क्या कि सब कुछ इसने बोल दिया कि सब कुछ मेरा है, मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, तो वो क्या करता है, सिक्रीशन बनाता है और निकालता है। तो दैट इज़ मीरोक्राइन टाइप ऑफ सिक्रीशन या मीरोक्राइन ग्लैंड। तो 3 टाइप ऑफ ग्लैंड पढ़े हमने। होलोक्राइन तो अपना सारा का सारा सिक्रीशन दे ही देता है, मतलब अपना सारा का सारा सेल का बलिदान कर देता है सिक्रीशन देने के फॉर्म में। एपोक्राइन जो सिर्फ हाफ एपाइकल पार्ट ऑफ द सेल दे देता है, और मीरोक्राइन वो सेल कुछ योगदान नहीं देता है, लेकिन हाँ वो सिक्रीशन बना के बाहर दे देता है। तो इसमें मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो किस टाइप का सिक्रीशन है, वो एपोक्राइन सिक्रीशन है, वो इस तरीके से सिक्रीट करेगा, ठीक है। इतनी बात हुई। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड जो है वो पीछे की तरफ पेक्टोरालिस मेजर मसल से घिरा हुआ होता है और आगे की तरफ सेरेटस। पेक्टोरालिस किस तरीके का होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है चेस्ट एरिया पे, इस तरीके से ये मसल प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर होगी ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के ऊपर की आगे की साइड पे कैसे मसल होगा, सेरेटस एंटीरियर, जैसे किसी ने इसे पकड़ के रखा हो, इस तरीके से मसल का वो प्रेजेंट होती है। तो पीछे की तरफ सेरेटस एंटीरियर, आगे की तरफ पीछे की तरफ पेक्टोरालिस मेजर, आगे की तरफ सेरेटस एंटीरियर मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं, पहले मेल्स में जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट यानी मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, रूडिमेंट्री। और रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल।
हालांकि फीमेल्स में फंक्शनल होती है पर अंडर डेवलप्ड बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने से पहले ही अंडर डेवलप्ड होती है, फिर प्यूबर्टी आती है तो वो डेवलप होती जाती है और बाद में फिर मिलकर सिक्रेशन भी करती है। ठीक है, इतनी हुई बात हमारी मेमोरी ग्लैंड्स की। अब मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर 3 भाग है। जब हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसके 3 भाग है। केजीएफ देखिए, वैसे ये एजीएफ है। एडिपोस टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू। जो एडिपोस टिश्यू है वो फैटी एरिया है, तो फैट होगा प्रेजेंट। तो मेमोरी ग्लैंड्स में जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा बड़ा साइज होगा मेमोरी ग्लैंड का, तो साइज इज डिटरमाइंड बाय फैट। फाइब्रस टिश्यू क्या है? सपोर्ट देता है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो भी मैं अभी स्ट्रक्चर्स बताऊंगी उसको सपोर्ट कौन देगा? फाइब्रस टिश्यू देगा। और ग्लैंडुलर टिश्यू वही सारा जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर का सामान है वही सब होगा। जो फाइब्रस जिस चीज़ को सपोर्ट दे रहा है वो सब ग्लैंडुलर ही है, तो जिसको मैं पढ़ाऊंगी अभी जब आप ये लिख लोगे उसके बाद। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर के साथ चालू करते हैं तो सब समझ में आएगा आपको फिर धीरे धीरे। तो ये मैं साइड से सजाइटल या ट्रांसवर्स सेक्शन बता रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया एंटीरियर यानी आगे की साइड, तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये ऊपर की साइड यानी सुपीरियर और ये इंफीरियर है। ठीक है, जस्ट फॉर द ओरिएंटेशन। ऐसा होता है ब्रेस्ट। ठीक है, अब अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ सब। सबसे पहले तो ये जो मैंने बनाया है ये है रिब्स। हमने पढ़ा कि कौन सी मसल होती है ब्रेस्ट के पीछे? ब्रेस्ट के एग्जैक्टली पीछे होती है, देख के बोलो। पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, इसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ इस तरीके के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं मेरे, बना लो अच्छा, उसमें क्या है। जिसका नाम है मेमोरी लोब्स। साइड में ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा? एडिपोस टिश्यू यानी कि फैटी टिश्यू। मेमोरी लोब्स के अंदर होता है जिसको बोलते हैं, ये जो मैंने ऐसा बनाया है इसको बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल्स। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि लोब्स क्या होता है, लोब्यूल्स क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया, ये जो ग्रीन कलर के होते हैं ना, ये हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 होते हैं, जिसको बोलते हैं मेमोरी लोब्स। हर मेमोरी लोब्स के अंदर होता है मेमोरी लोब्यूल्स, ये जो मैंने बताया। मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एल्वियोलाई जो है वो खुलेगा कहीं पे, किसी डक्ट में या किसी छोटी सी ट्यूब में, और उस ट्यूब को हम लोग नाम देते हैं, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर और ट्यूब है तो मेमोरी ट्यूब्यूल।
सिंपल। फिर ये ट्यूब जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, और उस ट्यूब कन्वर्ट हो जाती है डक्ट में, जिसका नाम हो जाता है मेमोरी डक्ट। कुछ भी हार्ड नहीं, पहले ट्यूब्यूल थी क्योंकि छोटी थी, अब डक्ट बन गई है। इसके बाद एक थोड़ा झाड़ा मोटा पार्ट बनता है। हमने फीमेल के यूट्रस के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें मोटा पार्ट को क्या बोला था? एम्प्यूला। तो इसको भी क्या बोलेंगे? एम्प्यूला। या फिर इसको, क्योंकि ये खाली जगह है इसलिए इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। ये बड़ा इसलिए क्योंकि जो भी एल्वियोलाई के अंदर जो भी मिल्क बनता है वो लेक्टिफेरस साइनस के अंदर कुछ देर के लिए स्टोर करा जा सकता है। लेक्टिफेरस साइनस के बाद इसकी भी डक्ट होगी, जिसका नाम क्या होगा? लेक्टिफेरस डक्ट। और ये लेक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे भी होगी, इधर भी कुछ होगी, इधर भी होगी। ये सब मिल के लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ पे ओपन होते हैं? इस एरिया पे। और इस एरिया का नाम क्या है? यहाँ पे ओपन होते हैं जिसको बोलते हैं निप्पल। जो साइड वाला एरिया होगा उसको बोलेंगे एरियोला। एरियोला के अंदर क्या प्रेजेंट हो गए? एरियोलर ग्लैंड्स। ओके, सो एरियोला पे थे हम। एरियोला के अंदर एरियोलर ग्लैंड्स होते हैं, और प्लस एरियोला की जो स्पेस होती है जो कि निप्पल के आउटसाइड होती है, कैसा होता है? अगर सामने से देखें तो ये निप्पल होता है और इसके आसपास एरियोला होता है। तो ये एरियोला इज डीप पिगमेंटेड, which is either pink, deep pink और light brown in color। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार अगर रिपीट करना चाहूँ तो सबसे पीछे कहाँ पे होगा? रिब्स होगा। उसके आगे पेक्टोरलिस मेजर मसल होगी। यहाँ पर एक्चुअली में इसके आगे एक स्पेस होती है जिसको पेरिटोनियल स्पेस बोलते हैं, पर ठीक है वो सब आपके अभी काम का नहीं है। अभी आपके मेन काम का सिर्फ ये लोब के अंदर क्या है वही है, तो अभी सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो सबसे पीछे रिब्स, उसके आगे पेक्टोरलिस मेजर, साइड पे जो भी होगा वो एडिपोज टिश्यू। फिर अब मेन चीज़ आती है कि क्या क्या किस सीरीज़ में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले होता है मेमोरी लोब्स। सबसे पहला जो बॉस होगा वो क्या होगा कि बॉस इन द सेंस, मान लो कि कोई, हाँ ठीक है बॉस बोलो। बॉस क्या करेगा कि आएगा, जो जॉब कर रहा है उसको बोलेगा तुम ये करो। बॉस का काम क्या है? छोटा काम है, कैसे उसको जाके बोलना है कि ये करना है। मेन काम किसका है? काम करने का। मजूरी कौन करेगा? वो जो जॉब कर रहा है वो। तो जो बॉस के अंडर है वो ज़्यादा काम करेगा। तो वैसे इसमें जो बॉस है वो लोब है, उसका नाम छोटा ही है। जो बॉस के अंडर जॉब कर रहा है उसका नाम बड़ा है, लोब्यूल। तो पहले क्या आएगा? लोब। उसके बाद क्या आएगा? लोब्यूल्स आएगा। तो ये पूरा लोब है जो कि 15 से 20 होते हैं इन वन मेमोरी ग्लैंड्स। लोब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर होता है एल्वियोलाई, जिसके अंदर मिल्क फॉर्मेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन। क्या इसके बाद में इसके बारे में बात बाद में करेंगे, अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इधर, क्योंकि बाद में मुझे इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाना है। उसके बाद एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है वो बनाएगी मिल्क बनाएगी, वो सिक्रेट करेगी अपने ल्यूमेन के अंदर। तो एल्वियोलर ल्यूमेन के अंदर मिल्क जाएगा। मिल्क वहाँ से जा कर के कहाँ पे जाएगा? ट्यूब्यूल के अंदर। जो छोटी होगी वो ट्यूब होगी, जो बड़ी होगी वो डक्ट होगी। तो पहले मेमोरी ट्यूब्यूल, उसके बाद मेमोरी डक्ट, फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट कहाँ पे खुलेगी? उससे भी कोई एक बड़ी चीज़ में, जो कि क्या है? एम्प्यूला। तो मेमोरी एम्प्यूला। और क्योंकि अब ये सबसे बड़ी हो गई, इससे भी बड़ी कर नहीं सकते हम, लेकिन हमको तो करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नाम ही चेंज कर देंगे इसका, जिसको लोग हम बोलेंगे लेक्टिफेरस साइनस। अब साइनस का एक्चुअल मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस। तो ये भी एम्प्टी स्पेस है। कब भरेगी? जब मिल्क का सिक्रीशन होगा। और मिल्क का सिक्रीशन सिर्फ तब होता है जब ज़रूरत होती है, यानी लैक्टेशन के टाइम। वैसे ऑल द टाइम थ्रू आउट योर लाइफ ऐसा सिक्रीशन हो, ऐसा नहीं होता। सिर्फ लैक्टेशन के टाइम पर ही मिल्क का सिक्रीशन और स्टोरेज होता है लेक्टिफेरस साइनस के अंदर। वहाँ से स्टोर होकर के फिर बाद में डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट से निकलता है। लास्ट में रहेगा लेक्टिफेरस डक्ट, क्योंकि वो सबसे बड़ा पार्ट है अभी। और वो जो जितने भी लेक्टिफेरस डक्ट है जो लोब्स में से निकल रहे,
वो अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन होंगे, निप्पल के अंदर ओपन होंगे। वो निप्पल जो है वो आजू बाजू सराउंडेड है एरियोला से। एरियोला के पहली बात तो वो डीप पिगमेंटेड होती है, इधर डीप पिंक और लाइट ब्राउन कलर। उसके अंदर एरियोलार ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बस इतना था एरियोला के बारे में। ये सब मेमोरी ग्लैंड का सिर्फ स्ट्रक्चर है। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क का पाथवे बताओ तो तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले कहाँ पे बन रहा है? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई, फिर उसके बाद एल्वियोलाई का ल्यूमेन, उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस साइनस, फिर उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर उसके बाद में आउटसाइड इजेक्ट हो जा रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है मिल्क। ये है मिल्क का सिक्रीशन का पूरा प्रोसेस कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेकिन इन जनरल मैं आपको बोलूँ कि कौन कौन से ग्लैंड्यूलर पार्ट, जो मैंने आपको जहाँ पे छोड़ा था, ग्लैंड्यूलर टिश्यू कौन कौन सा है, तो ये सारे के सारे जो भी मैंने अभी बताया वो ग्लैंड्यूलर टिश्यू है, इंक्लूडिंग मेमोरी लोब, मेमोरी लोब्यूल, एल्वियोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, और जो बीच में बचा लैक्टिफेरस साइनस। ये सब चीज़ें ग्लैंड्यूलर पार्ट में आता है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू के अंदर। ये मेमोरी ग्लैंड्स का पूरा पार्ट है। याद रखना इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आपको ये ड्रॉ कर लो, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो कुछ खास लिखने नहीं है। मैं अब आपको बताती हूँ कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क का पूरा पाथवे, जो मैंने अभी बताया मैं वही सेम बोलूँगी, कुछ खास नया तो बताने वाली नहीं हूँ। फ्लो ऑफ मिल्क सिक्रीशन। अब इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी वो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में मैं बात कर रही थी। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये क्या करेगा? ये जाएगा एल्वियोलाई में, मतलब जाएगा इन द सेंस लिटरली नहीं जाएगा, हाँ मतलब जाएगा। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? एल्वियोलाई को बोलेगा कि चल मिल्क सिक्रीट कर, बनाना शुरू कर, मतलब हाँ सिक्रीट नहीं, बनाना शुरू कर। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। फिर उसके बाद वो एल्वियोलाई से मिल्क कहाँ पे जाएगा? एल्वियोलाई के ल्यूमेन में। वहाँ से कहाँ जाएगा? खुद बोलो, अब तो बहुत इजी है। मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस साइनस के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट के बाद बाहर आउटसाइड। अब देखो प्रोलैक्टिन ने क्या किया? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क बनाया एल्वियोलाई के अंदर। मैं एक और हार्मोन बताऊंगी जो है ऑक्सीटोसिन। वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है और कर रहा है इजेक्शन ऑफ मिल्क। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करेंगे एग्जामिनर। प्रोलैक्टिन पहले प्रोडक्ट हो, पहले बनेगा, पी से पहले, पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन, और ऑक्सीटोसिन जो क्या है वो इजेक्शन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो। प्रोलैक्टिन विल कॉज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन विल कॉज इजेक्शन ऑफ मिल्क। पहले प्रोलैक्टिन काम करेगा, पी से पहले, पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन, और फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन करेगा इजेक्शन ऑफ मिल्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सारा का सारा फ्लो कि किस डायरेक्शन में मिल्क जाएगा। मिल्क अगेन तभी प्रोड्यूस होगा जब हमारे लैक्टेशन का टाइम होगा, हमारे मतलब जिस भी माँ में उनके लैक्टेशन का टाइम होगा। एक और बात, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो भी ऐसे हार्मोन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्या काम करेंगे? जो ईस्ट्रोजन है वो मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन विल फॉर्म मेमोरी डक्ट, प्रोजेस्टेरॉन विल फॉर्म एल्वियोलाई। ये क्या है? ये ओवेरियन हार्मोन है।
और ये जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, वो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है, जो ये हमारा मिल्क की सिक्रीशन और प्रोडक्शन का काम करेगा, वो ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन है। ओवेरियन जो हार्मोन्स है वो काम करेगा फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है, इतना समझ पा रहे हो? ये है हमारा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ये किस तरीके से होता है। नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ कि मिल्क का प्रोडक्शन के पीछे का राज क्या है, लैक्टेशन का राज क्या है पीछे। सबसे पहले तो न्यूरोनल भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, मतलब ब्रेन से भी काम करता है और एंडोक्राइन के मतलब हार्मोन से भी काम करता है लैक्टेशन के टाइम पे मिल्क का सिक्रीशन। तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। सो एग्जैक्टली किस तरीके से लैक्टेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, दो सिस्टम काम कर रहे हैं, न्यूरोनल भी और एंडोक्राइन भी। न्यूरोनल किस तरीके से कि साइकिक, जो भी मॉम की साइकिक फीलिंग है, दिमाग जैसा काम कर रहा है उनका, तो वो भी एक इन्फ्लुएंस करता है मिल्क सिक्रीशन के टाइम पे, क्योंकि मॉम जो है शी इज़ अटैच्ड टू हर बेबी, तो उस वजह से सिक्रीशन ज़्यादा होता है। येस, दिस डज वर्क। दूसरा एंडोक्राइन तो है ही, हार्मोन्स जो करेंगे वो करेंगे, उसके अलावा न्यूरोनल भी होता है। सो बेसिकली पहला साइकिक कंडीशन ऑफ मॉम इन्फ्लुएंसेस मिल्क सिक्रीशन, और लैक्टेशन के टाइम पे हार्मोनल भी होता ही है। अब एग्जैक्टली क्या होता है लैक्टेशन के टाइम पे, मिल्क सिक्रीशन के टाइम पे, सबसे पहले बेबी क्या करेगा, बेबी इज गोइंग टू सक द मिल्क आउट फ्रॉम अ निप्पल, वो उसको सक करेगा। उससे क्या होगा, टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। बेबी ने क्या किया, सकलिंग रिफ्लेक्स, यानी कि वहाँ पे सक किया निप्पल पे, जिस वजह से टच रिसेप्टर्स क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। अब टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने से क्या होता है, तो टच रिसेप्टर्स है वो ही आगे नर्वस सिस्टम को, वो टच रिसेप्टर प्रेजेंट है निप्पल पे। अब नॉर्मल क्या होता है, कहीं पर भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन और यहाँ से मोटर न्यूरॉन और इधर इफेक्ट होगा। ऐसा तो नॉर्मल नर्वस सिस्टम ऐसा ही होता है। यहाँ पे टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन विल गो टू द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेगा। जिसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहला काम जो होगा हाइपोथैलेमस का, ऐसे याद रखो, एक को इनहिबिट करेगा, एक पे पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा, एक पे नेगेटिव इफेक्ट लाएगा, एक पे पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा। इसका मतलब क्या, हाइपोथैलेमस नेगेटिव इफेक्ट लाने वाला है किस पे, PIH, जिसका फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये मैंने क्या लिख दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो सुनो ध्यान से वापस। बेबी जब निपल से सक करने की कोशिश करेगा तो टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट होने की वजह से जो सेंसरी न्यूरॉन है वो हाइपोथैलेमस तक, वहाँ तक पहुँचेगा। और हाइपोथैलेमस 4 चीज़ें करेगा, उसमें से सबसे पहली चीज़ PIH को इनहिबिट करेगा, यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन नेचुरली क्या करना चाहिए, प्रोलैक्टिन को बनाएगा, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा।
हमको प्रोलैक्टिन का इनहिबिशन कब चाहिए? जब मिल्क नहीं बनाना। प्रोलैक्टिन का फंक्शन, हम गाना मिल्क प्रोडक्शन का काम है प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देगा, तो मिल्क प्रोडक्शन क्या होगा? नहीं होगा। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को अगर हम इनहिबिट कर दे तो कोई है ही नहीं प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने के लिए, और कोई प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा नहीं तो मिल्क प्रोडक्शन होगा। और इसमें हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? मिल्क प्रोडक्शन चाहिए, तो हम PIH को इनहिबिट कर देंगे। तो PIH का जो काम है वो रुक जाएगा, और PIH का काम क्या है? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना। प्रोलैक्टिन का इनहिबिशन रुक जाएगा, प्रोलैक्टिन और बनेगा, और प्रोलैक्टिन से मिल्क प्रोडक्शन होगा। दूसरी पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट किस पे आएगी? या पहले नेगेटिव पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट आएगी GnRs पे, गोनेडोट्रोपिन्स पे। क्या क्या है गोनेडोट्रोपिन्स? FSH और LH, ये सब क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और FSH LH का क्या फंक्शन होता है? ये मैंने आपको बताया था ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो ये क्या फॉलिकल्स बनाते हैं और ओव्यूलेशन करते हैं। तो अगर ये कम हो गया तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, है ना। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, ओवरी के बाहर नहीं आ पाएगा, तो ना फर्टिलाइजेशन होगी प्लस ना मेंस्ट्रुएशन होगी, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। गोनेडोट्रोपिन्स, FSH LH, ठीक है, ये क्या करेंगे? LH का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो अगर LH नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो इसी से आपको मैं याद दिला दूँ, बता दूँ एटलीस्ट, कि अगर लैक्टेशन हो रहा है तो लैक्टेशन होने की वजह से कि ये FSH और LH कम है और इस वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो लैक्टेशन के टाइम पे जो यूजुअली 6 मंथ्स के आसपास का होता है, आफ्टर पार्चुरेशन यानी आफ्टर डिलीवरी, अब मैं जितनी बार भी पार्चुरेशन बोलूँ तो समझ जाना डिलीवरी है, तो पार्चुरेशन के 6 मंथ्स तक लैक्टेशन जब तक होगा तब तक क्या नहीं होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों ओव्यूलेशन नहीं होगा? क्योंकि जो प्रोसेस है लैक्टेशन की वो क्या इनहिबिट कर रहा है, क्या नेगेटिव इफेक्ट ला रहा है? FSH और LH पे। गोनेडोट्रोपिन्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होता है कि उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। जब ओव्यूल ही नहीं है, एग ही नहीं है, तो किससे फर्टिलाइज करेगा? किसी से नहीं। फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना कि पार्चुरेशन के 6 मंथ्स के बाद ना फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही क्या बोलते हैं इसको, मैंने क्या, मेंस्ट्रुएशन होता है। इसी से मैं आपको बताती हूँ कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन हेल्थ के टाइम पे कि ये जो पीरियड है 6 मंथ्स का आफ्टर लैक्टेशन इज़ कंसिडर्ड अ सेफर पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अगर ओव्यूल ही नहीं है तो फिर कोई फर्टिलाइजेशन करेगा ही नहीं, और कोई फर्टिलाइजेशन करेगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर फिर भी हालांकि नेचुरल प्रोसेस से कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता कि हो गया रिलीज ओव्यूल या कुछ ऐसा हो गया, इसलिए कुछ कह नहीं सकते, कभी ऊपर कभी नीचे तो होता रहता है। बट स्टिल यू कैन कंसिडर कि 6 मंथ्स का पीरियड जो है अप्रॉक्सीमेटली दैट पीरियड में ओव्यूलेशन तो नहीं होगा। ये 2 चीज़ मैंने आपको बताई नेगेटिव की। अब 2 पॉजिटिव की भी बाकी। पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, पहले आप दिमाग लगाओ। पॉजिटिव वाला इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट। क्यों? क्योंकि देखो हमको मिल्क बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? 2 ही तो चीज़ें चाहिए, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन। सिंपल। तो हम वही 2 चीज़ को पॉजिटिव इफेक्ट दे देंगे। क्या? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये भी GnRs कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, यानी प्रोलैक्टिन क्या होगा? ज़्यादा सीक्रेट होगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम होता है? प्रोलैक्टिन को रिलीज करना। तो प्रोलैक्टिन रिलीज का करना हमको ज़्यादा चाहिए, तो हम इस पर क्या करेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। और दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट किस पे आना चाहिए? ऑक्सीटोसिन पे। क्यों? क्योंकि हमको ऑक्सीटोसिन किसके लिए चाहिए? इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए। प्रोलैक्टिन किसके लिए चाहिए? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए, या फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से कंट्रोल होता है हमारा मिल्क सिक्रीशन या लैक्टेशन कह सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। सक्लिंग रिफ्लेक्स होगा जिसमें बेबी सक करेगा, टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, सेंसरी जो नर्व्स है वो जाएगी हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस 4 काम करेगा, 2 को इनहिबिट, 2 को
पॉजिटिव इफेक्ट देगा, स्टिमुलेट करेगा। तो नेगेटिव किसको देगा? सबसे पहले PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन। अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा, तो हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को रोक देंगे, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिट नहीं करेगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ हम प्रोलैक्टिन रिलीजिंग को भी बढ़ा देंगे, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा, तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। नेगेटिव ओव्यूलेशन पे आएगा, ओवरी पे नो ओव्यूलेशन। क्यों? क्योंकि GnRs रिलीज होने कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं या फिर। और चौथा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ा देगा ताकि इजेक्शन ऑफ मिल्क बढ़ जाएगा। ये है हमारा लैक्टेशन, जो कि न्यूरो एंडोक्राइनल रिफ्लेक्स है। ये एंडोक्राइनल वाला पार्ट है। न्यूरोनल वाला जो पार्ट है वो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकिक स्टेबिलिटी और साइकिक कंडीशन ऑफ द मॉम, तो वो बात की बात है, दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लैक्टेशन की बात खत्म हुई। नेक्स्ट विल कम ऑन टू कंपोजिशन ऑफ मिल्क विच इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। नाउ विल सी कंपोजिशन ऑफ मिल्क। कंपोजिशन ऑफ मिल्क में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, खुद गैस करो। नॉर्मल हम कुछ भी खाना खाते हैं, क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, दोनों मटेरियल्स होंगे। इनऑर्गेनिक में क्या? इनऑर्गेनिक में सब तरीके की चीज़ें होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ें होगी। ऑर्गेनिक में क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट होगा, प्रोटीन होगा, वाइटामिन्स होगा, ये सब चीज़ें होगी। अब कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा? कार्बोहाइड्रेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। प्रोटीन विल बी इन द फॉर्म ऑफ केसीन। वाइटामिन सारे होंगे, बट रिमेंबर वाइटामिन C कम होगा, ठीक है, ये याद रखना। ये कॉम्पोजिशन है मिल्क का। क्या क्या? अगेन आई रिपीट, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक पहले ख़त्म करके साइड पे कर देते हैं। क्या क्या हो सकता है? सारे आयन्स लिख दो, मिनरल आयन्स, सोडियम, पोटेशियम, फिर फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब चीज़ें। इसमें आयरन मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मैं आगे बताती हूँ, उसका इंपॉर्टेंस है इसलिए। ऑर्गेनिक में क्या? सारी ऑर्गेनिक चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ केसीन, और वाइटामिन सारे होते हैं, लेकिन वाइटामिन C कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ये मैं आपको बताती हूँ क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि IgG जो है ये एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है जो हर किसी के अंदर होती है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी IgG इज़ एन काइंड ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ के चैप्टर में। तो ये एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन को फाइट करती है। ये क्या होता है कि मदर के मिल्क के अंदर डायरेक्टली फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है। यूजुअली किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी खुद बनाती है एंटीबॉडी को, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हम बॉडी में मिल जाती है। क्या एक्सेप्शंस होते हैं? या तो नेचुरली भी हो सकता है, तो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरली कैसे हमको डायरेक्टली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ मिलेगी? अपनी मदर से। दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये IgG मिलेगा हम लोगों को एंटीबॉडी फ्रॉम लैक्टेटिंग मिल्क, दूसरा IgM मिलता है जब हम लोग वूम के यूट्रस के अंदर होते हैं, तब प्लेसेंटा से IgM आता है, वो मिलता है। तो दो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिली हमको। क्या मिली? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी है जो हम लोगों को इन्फेक्शंस फाइट करेगी। पैसिव क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही। अगर एक्टिव होता तो हमारी बॉडी बना रही होती। ये पैसिव है, इसका मतलब हमारी बॉडी नहीं बना रही, हम लोगों को ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ मिल रही है। और नेचुरल इसलिए क्योंकि हमारी मदर दे रही है। अगर नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल होता तो आर्टिफिशियल भी होता है। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अलग से एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं ऑफ सम एनिमल्स या किसी भी चीज़ के, तो वो आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल दो टाइप का, एक IgM और IgG। IgM, M फॉर मोटा, तो जो मोटा एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा से आएगा, और जो पतला छोटा यानी कि G एंटीबॉडी है IgG, वो लैक्टेटिंग मिल्क से आएगा।
ये 2 टाइप ऑफ मिल्क है जो बेबी के अंदर ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड आते हैं, जो सिर्फ थोड़े टाइम तक एक्ट करते हैं क्योंकि इनिशियल इम्यूनिटी देने के लिए। आगे जाके वो अपने खुद ही बनाएंगे, वो इनिशियली खाली प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ मिलते हैं अपनी मदर से। कौन कौन से? IgG और IgM। ये कब मिलते हैं? सिर्फ एग्जैक्टली बॉर्न होने के 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक हमको मिल सकते हैं। और वही जो 2 to 3 डेज़ वाला मिल्क होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के लिए लैक्टेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, और लैक्टेशन बहुत सारे मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कोलेस्ट्रम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 2 से 3 दिन तक होता है। कोलेस्ट्रम इज़ अ येलोइश फ्लूइड जिसके अंदर लैक्टोप्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। येलोइश फ्लूइड होता है, लैक्टोप्रोटीन होता है, 2 से 3 दिन तक ही सिक्रीट होता है। सिर्फ IgG होती है इसके अंदर, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्या नहीं होता है? FE इज सिक्रेटेड इन लेसर अमाउंट्स। अब मैं आपको बोलूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मदर्स मिल्क के अंदर क्या चीज़ नहीं होती है, और ऑप्शन में आयरन और विटामिन C दोनों आएगा, तो तुम मार्क करोगे आयरन को, विटामिन C को नहीं। ऑब्वियसली C नहीं होता है, बट मार्क आयरन, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं होता है। और आई गेस NCERT में दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आयरन नहीं होता। इसके अलावा एक और पॉइंट, एक दिन में 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ मदर। इतना सारा लीटर मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये लैक्टेशन का पूरा पार्ट ख़त्म हुआ, फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ, एक्सेप्ट जो हमने मेल में भी किया था लास्ट में, डिसऑर्डर्स पढ़े थे। तो डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक लास्ट बार खाली रिवीजन करा देती हूँ, इसका रिकैप हो जाए तो ज़्यादा इजी होता है। तो हमने इसमें अभी क्या पढ़ा कि कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क क्या क्या होता है। दोनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सब कुछ। और ऑर्गेनिक में भी सब कुछ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन में C नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ केसिन प्रोटीन, जो मिल्क में भी होता है, अगर आपने पढ़ा हो कभी केमिस्ट्री एंड ऑल किसी में, तो बट इट्स फाइन, ठीक है। केसिन प्रोटीन होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रम बताया मैंने, और कुछ रहा नहीं। कोलेस्ट्रम बताया जिसमें IgG एंटीबॉडीज़ होती है डायरेक्टली फॉर्म, जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। 2 से 3 दिन तक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, जो कि मिल्क ही होता है एक्चुअली, बट येलोइश कलर का होता है, जिसके अंदर लैक्टोप्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, पर Fe कम होता है, आयरन कम होता है इस टाइम पे, मतलब लैक्टेशन के टाइम पे, ठीक है। ये हमारा कंपोजिशन खत्म हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द डिसऑर्डर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सब डिसऑर्डर्स है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऊफोरोसिस्टोसिस। ऊफोरोसिस्टोसिस का मतलब ये होता है कि ओवरी के अंदर कुछ एक सिस्ट का मतलब सेल्स का बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाना को सिस्ट बोलते हैं। तो सिस्ट का अगर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट का अगर डिपोजिशन हो जाता है ओवरी के अंदर, तो वो ऊफोरोसिस्टोसिस होता है। क्या होता है? अब नॉर्मली तो ये बनता भी रहता है, पर लेकिन बाद में डिसॉल्व भी हो जाता है। ये एक नॉन कैंसरस कंडीशन है इन नॉर्मल पीपल, लेकिन 30 इयर्स ऑफ एज के बाद अगर ये होता है तो वो कैंसरस हो सकता है, और अगर वो कैंसरस कन्वर्ट हो गया तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमेन में पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या बोला मैंने? ऊफोरोसिस्टोसिस का मतलब कि सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है ओवरी के अंदर, जो कि बाद में तो ऐसे तो निकल जाती है इन नॉर्मल पीपल, पर लेकिन, और ये दूसरी बात एक नॉन कैंसरस होती है, लेकिन 30 इयर्स ऑफ एज की बात नॉन कैंसरस एंड डीजेनरेट। लेकिन आफ्टर 30 इयर्स दिस कैन बिकम कैंसरस, और उससे क्या होगा फिर बाद में? एब्डोमिनल प्लेन और ओवर एक्सेसिव ब्लीडिंग। ऊफोरोसिस्टोसिस नाम ही बता रहा है सिस्ट। ऊफोराइटिस, अगर आपको याद हो तो मैं हर बार बोलती हूँ आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। तो इसमें किसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है?
इसमें इन्फ्लामेशन है ओवरीज का। एवरी टाइम आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ये याद रखना। तो ऊ फॉर आइटिस मतलब ओवरीज का इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस। अब ये नाम तो बता रहा है एंडोमेट्रियोसिस, पर इसका काम थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली में क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस में यूटरस के बाहर वाइट फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो वाइट फाइब्रस टिश्यू फॉर्म्ड आउटसाइड यूट्रस। लेकिन इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसको करेक्ट किया जाता है ओवरी के निकालने से। अगर ओवरी हमने निकाल दी तो ये टिश्यू नहीं फॉर्म होता, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों नहीं होता, सिर्फ इतना याद रखो कैसा होता है। तो मैंने अभी तक 3 चीज़ बताई। सबसे पहले ऊफोरोसिस्टोसिस्ट, इसके नाम में सिस्ट है तो इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होंगे जो खुद डिजेनरेट हो सकते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 30 ईयर्स में ये कैंसरस हो सकते हैं, जो कि बाद में एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग कॉज करेंगे। दूसरा मैंने बताया आइटिस वाला, तो ऊफोराइटिस किसका इन्फ्लेमेशन, ओवरीज का इन्फ्लेमेशन। थर्ड एंडोमेट्रियोसिस, जो वाइट फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन होगी आउटसाइड द यूट्रस, ठीक किया जाता है ओवरी को निकाल के। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। मुझे पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बाकी है, बट स्टिल इसके डिसऑर्डर्स तो ईजी है, वो समझ में आएंगे। तो सबसे पहला है एमनोरिया। एमनोरिया में ए का मतलब होता है एब्सेंट, मेन का मतलब होता है मंथ, और रिया का मतलब होता है ब्लड। तो यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वो क्या होगा, एमनोरिया। मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा, मेनो क्योंकि नाम इसमें आ रहा है पहले, तो बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन, तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो या एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। डिसेमनोरिया, डिस यानी आप ऐसा समझो कि नहीं होना चाहिए डिस, पर क्या नहीं होना चाहिए, पेन, तो एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो कि बहुत नॉर्मल होता है। बस यही 3 डिसऑर्डर्स थे मेंस्ट्रुएशन के। नेक्स्ट 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी, ये तो बहुत बेसिक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो प्रेगनेंसी यूटेराइन कैविटी के अलावा कोई और जगह पे हो रही है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ पे हो सकती है, वो हो सकती है सर्वाइकल रीजन में हो सकती है, वो यूटरस के फेलोपियन ट्यूब में हो सकती है, यूटरस के नहीं मतलब फेलोपियन ट्यूब में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, मतलब नॉर्मल के अलावा कोई दूसरी जगह हो रही है। ये ऐसा क्यों होता है, यूजुअली जो ओविडक्ट है, जो फेलोपियन डक्ट है, उसकी पोजीशनिंग या उसी में कुछ गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब किसी भी कारण की वजह से, कोई भी XYZ कारण की वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज इनफर्टिलिटी। बस इतना ही है डिसऑर्डर्स में, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एक बार फिर से रिकैप। ऊफोरोसिस्टोसिस, सिस्ट आया वापस से, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट इनसाइड द ओवरीज, नॉन कैंसरस, निकल जाएगा खुद से, ग्रेटर देन 30 ईयर्स नहीं निकलेगा अगर तो कैंसरस है। और क्या प्रॉब्लम होगी, एब्डोमिनल पेन और एक्सेसिव ब्लीडिंग। ऊफोराइटिस, ओवरीज का इन्फ्लेमेशन। एंडोमेट्रियोसिस, वाइट फाइब्रस टिश्यू जो यूट्रस के बाद डिपोजिट हो जाता है, कैसे ठीक करोगे, ओवरीज को निकाल दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, एमनोरिया एब्सेंस, मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा, और डिसनोरिया एब्डोमिनल पेन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह के किसी और जगह के अलावा, नॉर्मल जगह के अलावा किसी और जगह पे हो रही है, प्रॉब्लम इन फेलोपियन ट्यूब। इनफर्टिलिटी कैन नॉट कॉज प्रेगनेंसी। दैट इज़ इट। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी बाकी है। पर उसके पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे गैमेटोजेनेसिस से, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस मेल फीमेल दोनों का उस पे करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो आई विल रैप अप। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।